चलिए, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है हमारी क्लास में। और हमारी क्लास में आप लोग बहुत अच्छी तरह से हमारी क्लासों को पढ़ते हुए, उनका रिवीजन करते हुए सिलेबस को अच्छी तरह से लर्न कर रहे हैं। इस बात की हमें बेहद खुशी है। और अपने सिलेबस को जैसे जैसे हम आगे बढ़ा रहे हैं, आपकी मेहनत भी चल रही है। हम अपने सिलेबस में 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की यूनिट चल रही है और उस यूनिट में हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। सबसे पहला चैप्टर हम लोगों ने आवेश और विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा। दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ा। और तीसरा चैप्टर हम लोगों ने विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ा। अब हमारी बारी है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट चैप्टर की बात करें, जिसका नाम है विद्युत धारिता। एक बात मैं आप लोगों को अभी से पहले ही बता दूं कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये चैप्टर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर में से आपके बोर्ड के एग्जाम में तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसमें से आपको हर कंपटीशन में क्वेश्चन जरूर मिलता है। हर तरह के कंपटीशन में, अब वो चाहे जेईई एडवांस का एग्जाम हो या नीट का हो या आपका एयरफोर्स नेवी का एग्जाम हो या एनडीए का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, इस इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस यानी आपकी विद्युत धारिता से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, देखिए मैं ये बात मानता हूँ कि मेरी अब तक की क्लासों में मैंने आप लोगों को कंपटीशन ज़्यादा टच नहीं कराया है। इस क्लास से हम लोग वो शुरू करने वाले हैं। इस क्लास में हमें एक ऐसा मैटर मिला है विद्युत धारिता का जो कंपटीशन टच आसानी से करता है। तो इस क्लास से ही, इस चैप्टर से ही हम आप लोगों को कंपटीशन के क्वेश्चन कराना भी शुरू कर देंगे। तो आपका वो इंतजार भी खत्म हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलेंगे जो आपकी बुक में नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग अपने चौथे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। चौथा चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारिता। हमें धारिता के बारे में पढ़ना है, लेकिन धारिता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है, वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे। हमारी अगली क्लास तक आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। अभी हम इस चैप्टर में सबसे पहले कुछ बेसिक बातें पढ़ने वाले हैं। जैसे इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है चालक और विद्युत रोधी। हम लोग कुछ ऐसे पदार्थों के बारे में बात करेंगे जो आपके कंडक्टर एंड इंसुलेटर हैं, मतलब चालक हैं और कुचालक हैं, चालक हैं और विद्युत रोधी हैं। तो चूंकि ये परिभाषाएं आप शुरुआत से पढ़ते आए हो, बचपन से पढ़ते आए हो आप लोग छोटी क्लासों से, कि चालक और कुचालक की क्या परिभाषाएं हैं। चालक और कुचालक की परिभाषा में आप लोगों ने पढ़ा है कि ऐसे पदार्थ जो आवेशों का स्वयं से होकर चालन होने देते वो चालक हैं, और जो पदार्थ स्वयं से होकर पदार्थ आवेशों का चालन नहीं होने देते वो कुचालक है। ये परिभाषाएं ही पढ़ी हैं। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि चालक और कुचालक इन पदार्थों के बारे में हम लोग पूरी फिजिक्स में, अपने 12th स्टैंडर्ड की जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसमें हम 3 जगह पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे आपके विद्युत धारा वाले चैप्टर में, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपके अर्धचालक वाले चैप्टर में, यानी चैप्टर नंबर 16। उस 16वें चैप्टर अर्धचालक वाले में इन चालक, कुचालक और अर्धचालकों के बारे में काफ़ी एक्सप्लेन करके पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। जो कुछ पढ़ा है अभी वो बेसिक ही है कि चालक पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनसे होकर आवेश का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से हो जाता है, चालक पदार्थ कहलाते हैं। यही वही सामान्य परिभाषा है। ये मैंने ऐसे इसलिए लिख दिया है क्योंकि आप लोगों को नोट्स भी बनवा रहे हैं, तो नोट्स आप लोग आराम से ऐसे बना सकते हो कि वे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो जाता है वो चालक पदार्थ कहलाते हैं। और प्रकृति में सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन है? चांदी। यह आपको याद करना है कि प्रकृति में सबसे अच्छा चालक पदार्थ है चांदी। चांदी के अलावा और कौन कौन से चालक पदार्थ हैं? जैसे तांबा है, एल्यूमिनियम है, लोहा यानी आयरन है, पारा है, ये पारा लिखा हुआ है, पारा है, नमक का विलयन है, पृथ्वी है, अम्ल क्षार है, हमारा शरीर है यानी मनुष्य शरीर, ये भी चालक है। ये सब उन पदार्थों के नाम हैं जो चालक होते हैं, जिनसे होकर आवेशों का स्थानांतरण हो सकता है। वो आपको इसमें घुमाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पूछेगा कि प्रकृति में सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन है, तो आप किसको बताओगे? चांदी को। क्लियर है? दूसरा है विद्युत रोधी। विद्युत रोधी का मतलब कुचालक पदार्थ। तो चालक का उल्टा हो जाएगा विद्युत रोधी की परिभाषा, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण नहीं कर सकते, ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर सकता, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित नहीं हो सकता, विद्युत रोधी को चालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आपके प्लास्टिक होती है, रबर है,
कांच है, सूखी लकड़ी है, एबोनाइट है, ये कुछ कुचालक पदार्थ हैं। ये क्या है? कुछ कुचालक पदार्थ है। क्लियर? तो चालक और कुचालक में डेफिनेशन और अंतर क्लियर है। चालक वो है जो स्वयं से होकर आवेशों का चालन होने देते हैं, कुचालक वो है जो स्वयं से होकर आवेशों का चालन होने नहीं देते, वो कुचालक है। चलिए, अब आपसे कोई पूछ ले कि पृथ्वी कैसी है तो वो चालक है, मानव शरीर कैसा है वो चालक है। इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं, आपका जो साधारण जल है, आपका जो साधारण जल है, तो याद रखिए वो साधारण जल चालक होता है। क्या होता है? चालक। अगर आपसे कोई साधारण जल की बात करे, साधारण जल उसको कहते हैं जिसमें अशुद्धियां मिली होती हैं, थोड़ी बहुत अशुद्धियां मिली होती हैं, वो होता है चालक। ठीक है? और ऐसा जल जिसमें अशुद्धियां नहीं हो उसे आशुद्ध जल कहते हैं। क्या कहते हैं? आशुद्ध जल। आशुद्ध जल होता है कुचालक यानी विद्युत रोधी। आशुद्ध जल का मतलब है जो मिनरल वाटर होता है। और सबसे अच्छा आशुद्ध जल कौन है? आपका वर्षा का पानी। बरसात होती है, बरसात में जो पानी गिरता है वो आशुद्ध जल है, तो वो विद्युत का कुचालक होता है, उसमें से होकर आवेश गति नहीं कर सकती। क्लियर है? अच्छा, अब एक छोटी सी परिभाषा और आती है कि मुक्त और बद्ध आवेश किसको कहते हैं? मुक्त और बद्ध आवेश। एक बात आप अच्छी तरह जानते हो कि प्रत्येक पदार्थ में नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर आपकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये नाभिक है, तो नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में कौन चक्कर लगाएगा? इलेक्ट्रॉन। नाभिक धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, तो नाभिक के द्वारा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगे। नाभिक के द्वारा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। अब आप ही बताइए किस नाभिक पर आकर्षण बल सबसे ज्यादा है? जो नाभिक सबसे समीप है, जो नाभिक के सबसे समीप इलेक्ट्रॉन है उस पर आकर्षण बल भी सबसे ज्यादा होगा। विभिन्न कक्षाओं में ये इलेक्ट्रॉन है, सबसे समीप में ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर नाभिक का आकर्षण बल सबसे ज्यादा है। जब आकर्षण बल सबसे ज्यादा है तो ये नाभिक के साथ सबसे ज्यादा बल से बंधा हुआ होगा। तो क्या इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से मुक्त करा पाना संभव है? इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से मुक्त करा पाना संभव नहीं है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक ज्यादा से ज्यादा आकर्षण बल से बांध कर रखा हुआ है। इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक ने क्या कर रखा है? ज्यादा से ज्यादा आकर्षण बल से बांध कर रखा हुआ है। उसे हम लोग कहते हैं बद्ध आवेश। क्या कहते हैं? बद्ध आवेश। क्योंकि ये आपका आवेश, ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के साथ बद्ध अवस्था में है। कैसी अवस्था में है? बद्ध अवस्था में है, तो इसको बद्ध आवेश कहते हैं। क्या कहेंगे? बद्ध आवेश। दूसरी बात, तो देखिए, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है तथा प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूर्णन करते रहते हैं। इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन नाभिक के इतने समीप होते हैं कि उन पर नाभिक का आकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि उस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देकर भी मुक्त कराया नहीं जा सकता। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देकर भी मुक्त नहीं कराया जा सकता, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन नाभिक में हमेशा बद्ध अवस्था में रहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन हमेशा नाभिक में कैसी अवस्था में रहते हैं? बद्ध अवस्था में रहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? बद्ध आवेश। इन्हें क्या कहते हैं? बद्ध आवेश। तो देखिए, नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो आपके उस इलेक्ट्रॉन में से जो इलेक्ट्रॉन सबसे समीप है उस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है, और उस पर नाभिक का आकर्षण बल सबसे ज्यादा है, तो आप उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से मुक्त भी नहीं करा सकते। उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से मुक्त नहीं करा सकते, तो इसको क्या कहेंगे? बद्ध आवेश। क्या कहेंगे? बद्ध आवेश। इज दैट क्लियर? लेकिन आप सोचिए, जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा दूरी पर है, जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा दूरी पर है, वो इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा, सबसे कम होगा? उस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल सबसे कम होगा। उस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल सबसे कम होगा, और इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल सबसे कम है, तो इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से मुक्त कराया जा सकता है या नहीं? इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से मुक्त कराया जा सकता है, और इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से जब मुक्त कराया जा सकता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, तथा कुछ इलेक्ट्रॉन नाभिक से इतनी दूर कक्षकों में चक्कर लगाते हैं कि उन इलेक्ट्रॉन्स पर नाभिक का आकर्षण बल सबसे दुर्बल लगता है, कि उन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल सबसे दुर्बल लगता है, तो इन इलेक्ट्रॉनों को अल्प ऊर्जा देकर भी आसानी से मुक्त कराया जा सकता है।
आसानी से मुक्त कराया जा सकता है तो इन्हें क्या कहते हैं, मुक्त आवेश। क्या कहते हैं, मुक्त आवेश। तो दोबारा सुनिए, आपके नाभिक के चारों ओर कक्षों में कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। इनमें से जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के सबसे ज्यादा समीप है उस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल भी सबसे ज्यादा होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को आप मुक्त नहीं करा पाओगे आसानी से, इसलिए उसे बद्ध आवेश कहेंगे, क्योंकि वो नाभिक के साथ आकर्षण बल से बंधा हुआ रहेगा। और जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा दूर है, नाभिक से सबसे ज्यादा दूर है, उस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल इतना दुर्बल लगेगा कि उस इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से मुक्त करा सकते हो। तो उसे क्या कहेंगे, मुक्त आवेश। क्या कहेंगे, मुक्त आवेश। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली क्लास में तीसरे चैप्टर की जो लास्ट हमारी क्लास चल रही थी उसमें आंधी आने की वजह से, आंधी और तो खराब मौसम होने की वजह से मैंने आप लोगों को कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन नहीं कराए थे। तो आज हम लोग उन कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने अभी तक अपनी क्लास में क्या पढ़ा है, दो चीजें, चालक और विद्युत रोधी। चालक और विद्युत रोधी में क्या पढ़ा, ऐसे पदार्थ जो स्वयं से होकर आवेशों को संचरित होने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। सबसे अच्छा चालक कौन है, चांदी। चांदी के बाद और भी चालक पदार्थ है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, पारा है, नमक का विलयन है, पृथ्वी है, अम्ल क्षार है, मनुष्य शरीर है और साधारण जल है। ठीक है, आपको पता है हमारे जितने भी पंखे आते हैं, पंखे या फिर आपके कूलर की किट आती है, उन सब में आपके जो मोटर भरी जाती है वो कॉपर वायर की भरी जाती है। किसकी, कॉपर वायर की। हम भी जाकर कहते हैं बोल भाई कॉपर बाइंडिंग में मोटर देना, कॉपर बाइंडिंग का पंखा देना। हम लोग जब उससे सस्ता पंखा खरीदते हैं तो आपके कॉपर बाइंडिंग से सस्ता पंखा आता है एल्यूमिनियम बाइंडिंग का, लेकिन एल्यूमिनियम बाइंडिंग का पंखा ज़्यादा नहीं चलता। क्यों, क्योंकि वो एल्यूमिनियम तांबे से कम चालक है, तांबे से कम चालक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर तांबे की वायरिंग का जो पंखा आता है वो अच्छा चलता है, तो हम लोग चांदी की वायरिंग का पंखा क्यों नहीं बना सकते। आप बताइए, चांदी की वायरिंग का पंखा चलेगा क्या आपका? मैं गारंटी ले रहा हूँ चल ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि चोरी हो जाएगा। भाई चांदी इतनी महंगी है, अगर आप उसकी वायरिंग का पंखा टांगोगे तो आपके घर में चोरी होना लाजमी है। तो इसलिए और चांदी का पंखा भी बहुत महंगा आएगा। ठीक है, तो चांदी की वायरिंग का पंखा लोग अक्सर यूज में नहीं लाते। सबसे उसके बाद अच्छा चालक पदार्थ बचता है तांबा, तो तांबे की वायरिंग का पंखा उपयोग में लाया जाता है। और जो पदार्थ आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित नहीं होने देते उन्हें हम लोग कहते हैं विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ। जैसे कौन कौन है, प्लास्टिक है, रबर है, कांच है, सूखी लकड़ी है, एबोनाइट है, आसुत जल है। आपको पता है आपके जो बिजली का काम करने वाले लोग होते हैं वो ग्लव्स यूज करते हैं, बिजली चलती हुई लाइन में भी वो काम करते हैं ग्लव्स से। वो ग्लव्स एबोनाइट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, एबोनाइट के। तो अगर आपसे कॉम्पिटेटिव में क्वेश्चंस में पूछ ले कि आप बिजली का काम करने वाले लोगों के दस्ते बने होते हैं तो वो किसके, एबोनाइट। क्लियर। अगर एबोनाइट ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप लोग प्लास्टिक करोगे, और प्लास्टिक में पीवीसी, पॉली विनाइल क्लोराइड। क्लियर। उसके बाद मुक्त और बद्ध आवेश पढ़ाया मैंने। प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना हुआ है। परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा समीप है उस पर नाभिक का आकर्षण बल भी सबसे ज्यादा होता है, और जो नाभिक का आकर्षण बल सबसे ज्यादा है तो उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से मुक्त भी नहीं कराया जा सकता। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को मुक्त बद्ध आवेश कहते हैं, क्योंकि वो बंधा हुआ रहेगा हमेशा नाभिक के आकर्षण बल से। और जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा दूर है उस पर नाभिक का आकर्षण बल कम होगा, उसको कम ऊर्जा से ही मुक्त कराया जा सकता है, तो उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर है। तो आप लोगों को पूरा यहाँ से और यहाँ तक नोट करना है। ठीक है, फिर मैं आज कुछ कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन लेने वाला हूँ जो थ्योरेटिकल बेस्ड हैं। ठीक है, आप नोट करिए फटाफट। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया है, और अगर नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमने 3 चैप्टर पढ़े हैं, उन तीनों चैप्टर्स में से हम लोग कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव बेस्ड हैं। ठीक है, तो चलिए। अच्छा, शुरुआत में एक ऐसे क्वेश्चन से करूंगा जैसा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्ञान देने वाला होगा। देखिए, अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, सबसे पहला, यदि कोई व्यक्ति खुली खिड़की, या यदि कोई व्यक्ति एक कार में बैठा है,
क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, थोड़ा दिमाग लगाने लायक है, सारे कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन लेने वाला हूं मैं आज, तो आज की क्लास तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि कोई व्यक्ति एक कार में बैठा है जिसके कांच यानी शीशे खुले हुए हैं, अब अचानक तूफान के साथ बारिश आ जाए, तूफान के साथ आपकी बारिश आ जाए एवं बिजली कड़कने लगे, तो उस व्यक्ति को बिजली से बचाव हेतु आपका क्या कार्य करना चाहिए? बिजली से बचाव हेतु क्या कार्य करना चाहिए? इसी के साथ अब मैं एक दूसरा प्रश्न लिखता हूं। दूसरा है, आसमान में बिजली कड़कती है, आसमान में बिजली कड़कती है, तो उससे आसमान में बिजली कड़कती है तो उससे उड़ते वायुयान में बैठे लोगों को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचता? उसमें बैठे लोगों को नुकसान क्यों नहीं पहुंचता? अभी दो प्रश्न है, फिर आगे बढ़ेंगे अपन लोग, और भी क्वेश्चन लेने वाले। आपके सामने दो प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है, मान लीजिए मौसम खराब है, तूफान आया है, तूफान के साथ अचानक से बिजली आई है, आपकी बारिश होने लगी है और बारिश में बिजली कड़क रही है। एक आदमी एक कार में बैठा हुआ है, क्लियर है? अब उस कार में बैठा हुआ आदमी बैठा हुआ है, खिड़कियां लगी हुई हैं लेकिन उनके शीशे खुले हुए हैं, ठीक है? तो उस आदमी को बिजली से डर लगेगा, तो उसको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो बिजली से बच सके? क्लियर है? तो आप लोग इस बारे में सोचिए कि उसको ऐसा क्या करना चाहिए कि उस बिजली से उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचे। दूसरे प्रश्न पर अभी हम बाद में पहुंचेंगे। तो देखिए इसका जवाब क्या है, मैं इसका एक लाइन में जवाब लिखता हूं। जवाब ये है, उस व्यक्ति को खिड़की के सभी शीशे बंद कर लेने चाहिए। उस व्यक्ति को खिड़की के सभी शीशे क्या कर लेने चाहिए? बंद। अब समझिए क्यों। आप लोगों ने जब गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़े, चैप्टर नंबर 2, और गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में आप लोगों ने पढ़ा एक गोलीय कोश जो अंदर से खोखला था, और उस गोलीय कोश यानी खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या निकला था? 0। अंदर विद्युत क्षेत्र क्या निकला था? 0। अब जब वो आदमी इस कार में बैठा हुआ है, और खिड़की के शीशे खुले हुए हैं, तो ये बिल्कुल खोखला गोला नहीं है, क्योंकि खोखला गोला पूरी तरह बंद होता है। आपके कार में बैठा हुआ है व्यक्ति, ठीक है, खिड़की के शीशे खुले हुए, तो ये एक खोखला गोला नहीं है। खोखला गोला कब बनेगा? जब ये शीशे चढ़ा लेगा। क्या कर लेगा? जैसे ही अपनी सभी खिड़कियों के शीशे चढ़ा लेगा, ये कार पूरी तरह अंदर से बंद हो जाएगी। तो अंदर से ये खाली है और पूरी तरह बंद है, तो ये एक खोखला गोला बन जाएगी। क्या बन जाएगी? खोखला गोला। और आप बताइए, खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0। खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0। और खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, तो वैसे ही अब जब वे अपनी कार में शीशे चढ़ा लेगा, तो शीशे के आपकी कार के अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा हो जाएगा? 0। कैसा हो जाएगा? 0। अब ये एक खोखले गोलीय चालक की भांति व्यवहार करेगी, खोखले गोलीय चालक की भांति। और अगर खोखले गोलीय चालक को आवेश दिया जाए, क्या दिया जाए? आवेश, तो आप लोगों को पता है कि वह कैसा व्यवहार करता है। खोखले गोलीय चालक को जब आवेश देते हैं तो वह आवेश उसके पूरे पृष्ठ पर फैल जाता है।
आवेश उसके पूरे पृष्ठ पर फैल जाता है, उसके अंदर नहीं जाता, यानी उसके अंदर आवेश क्या होता है, जीरो। तो अगर इस कार पर बिजली गिरेगी, इस कार पर बिजली गिरेगी तो वह बिजली का पूरा आवेश कहाँ पर फैल जाएगा, इसके पृष्ठ पर, कार के पृष्ठ पर फैल जाएगा, कार के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। और जब कार के अंदर कोई भी आवेश प्रवेश नहीं करेगा तो उसमें बैठे हुए आदमी को कोई भी क्षति नहीं पहुंचेगी, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्लियर है? तो आप लोग एक बात अच्छी तरह याद रखिए कि अगर आप कहीं पर भी कार में जा रहे हैं और अचानक से मौसम खराब हो जाता है जिसमें बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, तो आप लोग तुरंत अपनी कार के सभी शीशे चढ़ा लें। सब शीशे चढ़ाने से वह कार अंदर से पूरी तरह खोखली है और वो बाहर से पूरी तरह बंद हो जाएगी, तो वो एक खोखले गोलीय चालक के रूप में आ जाएगी। और खोखला गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, मतलब कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होता। तो अगर उस कार पर बिजली गिरेगी भी, उस कार पर बिजली गिरेगी भी, तो खोखले गोलीय चालक को जैसे दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाता है, तो आपके कार को भी जो बिजली गिरेगी तो जो आवेश आएगा वो उसके पृष्ठ पर ही फैल जाएगा, उसमें बैठे लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन भी लिखना है और इसका समाधान भी। दूसरा है, आसमान में बिजली कड़कती है तो उसमें उससे उड़ते वायुयान में बैठे लोगों को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचता? इसका भी जवाब क्या है? इसका भी जवाब यही है। और क्या जवाब है इसका? इसका जवाब ये है आपका उड़ता वायुयान, उड़ता वायुयान एक बंद खोखला, एक बंद खोखला चालक है, एक बंद खोखला चालक है। प्लेन जब टेक ऑफ करता है, प्लेन उड़ता है तो उसके सभी खिड़की दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं, उसकी खिड़की में भी शीशे लगे होते हैं, उनको आप खोल नहीं सकते, तो वो पूरी तरह से बंद है। ठीक है? अब जब वो पूरी तरह से बंद है तो बंद होने से क्या हो गया, वो एक खोखले चालक की भांति व्यवहार करेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि उसका आकार गोली होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं, खोखला होना चाहिए। तो और वो चालक है, उसका पृष्ठ धातु से बनाया जाता है, तो अगर उस पर बिजली गिरती भी है तो वह आवेश उसके पूरे के पूरे पृष्ठ पर फैल जाता है और पंखुड़ियों के ऊपर जो ऊपर की ओर ऐसे पैनल लगे होते हैं वह आवेश पुनः उन पैनलों से आपके आसमान में विसर्जित हो जाता है। तो इसलिए बंद कार में बैठा व्यक्ति और आपके उड़ते हुए वायुयान में लोगों को बिजली कड़कने से, बिजली के गिरने से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक है? तो याद रखिए। अब यहां से एक निष्कर्ष निकलता है और यह आप लोगों को अपनी कॉपी में कहीं भी किसी भी जगह पर नोट के रूप में लिखना है। नोट के रूप में क्या है? आपके उपकरणों के परावैद्युत संरक्षण में, उपकरणों के परावैद्युत संरक्षण में खोखले गोलीय चालक का, खोखले गोलीय चालक का उपयोग किया जाता है, खोखले गोलीय चालक का उपयोग किया जाता है। तो इसको आपको लिखना है, कहीं भी जगह मिले कॉपी में वहीं पर लिख दीजिए। तो उपकरणों को परावैद्युत संरक्षण में खोखले गोलीय चालक का उपयोग किया जाता है। कैसे? मानिए कि मेरे पास ये कोई उपकरण है, ठीक है, और मुझे ये उपकरण किसी बिना बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में लाए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, और ऐसे ले जाना है कि इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगे, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक खोखले गोलीय चालक में अंदर बंद कर दूंगा। और खोखले गोलीय चालक के अंदर बंद करने में, अंदर तो विद्युत क्षेत्र शून्य है तो इस पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, इसको जहां चाहो वहां ले जा सकते हो। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपको लिखने हैं दोनों प्रश्न। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ और प्रश्न लेते हैं। अब ऐसे ही मैं धीरे धीरे, देखिए हर क्लास में मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आऊंगा। यहाँ से आगे आपको हर क्लास में कम से कम एक क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव मिलेगा जो एग्जाम्स में आ चुका है। ये दोनों भी आ चुके हैं, ठीक है। और आप लोगों को किताब के उदाहरण और न्यूमेरिकल वो तो सब चल ही रहे, उदाहरण भी करवा रहा हूँ, न्यूमेरिकल भी करवा रहा हूँ, उसके साथ अब एडवांस में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम जोड़ते हुए चलेंगे। तो चलिए तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करता? आपको ये बताना है निम्न में से कौन व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करता। सबसे पहले विद्युत बल,
दूसरा है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है आपका विद्युत विभव, विद्युत विभव। और चौथा ऑप्शन आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। अब आपको इन चारों ऑप्शंस में से ये बताना है कौन व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करता। अब व्युत्क्रम वर्ग नियम है क्या, आपको याद है? कोई ए राशि अगर बी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो तो इसे व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं, ठीक है। तो आप बताइए विद्युत बल का फॉर्मूला F समानुपाती क्या होता है, 1/r²। तो ये तो पालन करता है। विद्युत क्षेत्र E समानुपाती 1/r², क्योंकि E बराबर क्या होता है, KQ/r², तो ये भी पालन करता है। विद्युत विभव का फॉर्मूला है KQ/r, तो ये वर्ग r के व्युत्क्रमानुपाती है, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नहीं है। जबकि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव KP cos θ/r²। इन तीनों में नीचे r² है, लेकिन इसमें नहीं है। तो कौन व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करता, विद्युत विभव। कौन व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करता, विद्युत विभव। अब मैं सबके बारे में लिख देता हूं। देखिए आपका विद्युत बल, विद्युत बल ये पालन करता है F समानुपाती 1/r² का। विद्युत क्षेत्र या फिर ऐसे लिख दूंगी आपके, चलो लिखने की भी जरूरत नहीं है, वैसे मैं बोल के बता देता हूँ, क्यों जगह घेरूं। एक क्वेश्चन और आ जाएगा यहाँ पे कि आपका व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन कौन कौन कर रहा है। एक विद्युत बल है, विद्युत क्षेत्र है, आपके वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव है, क्लियर है। और आपका जो केवल विद्युत विभव है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करता, केवल व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, व्युत्क्रम नियम का। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आपका चौथा क्वेश्चन, अचालक गोले, अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र पालन करता है, अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र पालन करता है। पहला व्युत्क्रम वर्ग नियम, दूसरा व्युत्क्रम घन नियम, व्युत्क्रम घन नियम। आपका तीसरा व्युत्क्रम नियम, केवल क्या, व्युत्क्रम नियम। और चौथा नन ऑफ दीज, NOT यानी नन ऑफ दीज नॉट। तो बताइए किसका पालन करता, वैद्युत द्विध्रुव के आपके अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला बताइए। E बराबर क्या होता है, KQ/R³ इंटू में स्मॉल r, KQ/R³ इंटू में स्मॉल r। अब आप बताइए कि ये r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के घन के व्युत्क्रमानुपाती। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो सीधा घन के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, लेकिन r तो r है तो दोनों दूरी ही है, तो दोनों दूरी ही। आपके दिमाग में आ रहा होगा सीधा व्युत्क्रम घन नियम, लेकिन वो गलत है। आप कहीं कर जाओ, व्युत्क्रम घन नियम नहीं है, गलत है, ये व्युत्क्रम वर्ग नियम ही होगा। क्यों, क्योंकि आपका ऊपर r है 1 और नीचे भी 3r है। अगर मैं यहाँ पर स्मॉल r लिख देता हूँ तो आपका KQ/r² बचेगा, और विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले में स्मॉल r ही होता है। इसलिए याद रखना, विद्युत क्षेत्र कहीं भी आ जाए वो किसका पालन करेगा, व्युत्क्रम वर्ग नियम का। क्लियर है। अब आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन लिख लेने हैं। अब फिर मैं आपको, चलिए लिखिए, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे और क्वेश्चंस की बात करते हैं। हम लोग ऐसे ही कुछ क्वेश्चन करेंगे जिनसे हमारा जो टॉपिक का ज्ञान है वो भी बदल जाएगा, वो भी हमारा एक्सटेंडेड होगा, बढ़ेगा, हमें समझ में अच्छे से अच्छा आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पांचवा, आपका स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। सबसे पहला, केवल विद्युत क्षेत्र,
दूसरा केवल चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा दोनों, और चौथा नन ऑफ दीज। बताइए स्थिर आवेश कौन सा उत्पन्न करता है? आपने हमारी क्लासें पहले देखी हैं और ढंग से देखी हैं तो आप लोगों को याद होगा कि इसका सॉल्यूशन में लिखा देता हूं कि अगर आपका कोई स्थिर आवेश है, अगर आपका कोई स्थिर आवेश है तो वह उत्पन्न करेगा केवल विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न करेगा? केवल विद्युत क्षेत्र। और अगर आपका कोई गतिशील आवेश है, आपका कोई कैसा आवेश है? गतिशील आवेश है, तो वो उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र प्लस आपका चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र। तो याद रखिए आपका कोई स्थिर आवेश है वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और आपका गतिशील आवेश है वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ और क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर? तो देखिए छठवां, निम्न में से वैद्युत फ्लक्स का अधिकतम मान है। आपको यह बताना है कि मैं नीचे जो लिख रहा हूं उनमें से वैद्युत फ्लक्स का अधिकतम मान है 0, दूसरा EA, तीसरा है 2EA और चौथा है माइनस का EA। आपको यह बताना है निम्न में से वैद्युत फ्लक्स का अधिकतम मान कौन सा संभव है। ठीक है, निम्न में से वैद्युत फ्लक्स का अधिकतम मान संभव है। अब बताइए, आपको ये देखने में बहुत ईजी लग रहा है, दिमाग डायरेक्ट जाएगा टिक कर दो 2EA, क्योंकि 0EA माइनस EA और 2EA में से तो सबसे ज्यादा 2EA नजर आ रहा है। आपका दिमाग डायरेक्ट यहाँ पर इस पर जाएगा, लेकिन ये गलत है। आपका दिमाग डायरेक्ट 2EA पर जाएगा, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर आपको ऐसे ही फंसाएगा कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस में। देखिए आपको अच्छी तरह पता है कि वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है EA cos थीटा, EDS cos थीटा लिख दूं। हम लोगों ने ये यूज किया है EDS cos थीटा। DS की जगह पर क्षेत्रफल ए लिख दिया मैंने। हर जगह वो आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन में DS नहीं देगा, तो EDS cos थीटा। क्लियर? जब EDS cos थीटा, आप बताइए cos थीटा का मैक्सिमम मान क्या पॉसिबल है? cos थीटा का मैक्सिमम मान पॉसिबल है 1। कितना? 1, जो कितने कोण पर? 0 डिग्री एंगल पर। कितने एंगल पर? 0 डिग्री एंगल पर पॉसिबल है। तो आप बताइए फाई का मैक्सिमम वैल्यू, और मैंने आप लोगों को ये कराया है फाई की मैक्सिमम वैल्यू EA cos 0 की वैल्यू 1, तो बोलिए क्या हो जाएगा? EA। क्या हो जाएगा? EA। तो याद रखिए कि निम्न में से वैद्युत फ्लक्स का अधिकतम मान संभव क्या है? EA। क्या है? EA। और अगर आपसे कोई फाई मिनिमम पूछ ले, क्या पूछ ले? फाई मिनिमम, तो आप बताइए EA कॉस में कितने की वैल्यू लूं कि आपका मिनिमम आए? तो उसके लिए थीटा आप ले लीजिए 180, क्योंकि उसमें उसकी वैल्यू माइनस में होती है। cos 180 की वैल्यू माइनस में, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? माइनस का EA। तो अधिकतम मान EA संभव है और न्यूनतम मान माइनस EA। कहीं भी किसी भी प्रश्न में आपसे पूछे वैद्युत फ्लक्स का अधिकतम मान क्या संभव है, तो केवल EA। ओके, वो चाहे 5EA 6EA कुछ भी दे दे, कोई सब गलत है। और अगर न्यूनतम मान दे दे तो न्यूनतम मान क्या है? E माइनस का EA, जो थीटा बराबर 180 पर होता है। और माध्य मान पूछ ले, माध्य मान क्या पूछ ले? माध्य मान, यानी इन दोनों के बीच का मान, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो माध्य मान तो 0 ही होगा। इज दैट क्लियर? तो ये इस तरह आप लोगों के कुछ कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन हुए जो हम लोग रोजाना धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ेंगे। आप लोगों को फिर से ये लिखने हैं। 6 क्वेश्चन हो गए और हम लोग आगे अब आपको बता देते हैं कि हमें अगली क्लास में क्या पढ़ना है। तो एक बात समझिए आराम से, हम लोगों ने अभी आज की क्लास में केवल शुरुआती 2 डेफिनेशंस पढ़ी हैं, चालक विद्युत रोधी की और मुक्त और बद्ध आवेश की। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक चलेगा वो चलेगा परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ मुझे अगली क्लास में इसको पढ़ाना है, लेकिन थोड़ा बहुत समझा देता हूं हल्का सा। याद रखिए परावैद्युत पदार्थ होते हैं कुचालक पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? कुचालक पदार्थ। और ये ऐसे कुचालक पदार्थ होते हैं जो उचित परिस्थितियों में चालक बन जाते हैं। उचित परिस्थितियों में क्या बन जाते हैं? चालक। कैसे?
कुचालक पदार्थ में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यानी सभी आवेशबद्ध अवस्था में होंगे, सभी आवेशबद्ध अवस्था में होंगे। अब कुचालक पदार्थ है, लेकिन अगर वो किसी परिस्थिति में, किसी भी वायुविद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालकों की भांति व्यवहार करने लग जाए, किन की भांति, चालक पदार्थ की भांति व्यवहार करने लग जाए, तो ऐसे कुचालक पदार्थों को क्या कहते हैं, पराविद्युत पदार्थ। सभी कुचालक पदार्थ कभी भी चालकता प्रदर्शित नहीं करती है, निश्चित है, ठीक है। लेकिन उन पदार्थों में से अगर कुछ पदार्थ ऐसे हों, वो एक अलग कैटेगरी के पदार्थ हों कि वो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालकता प्रदर्शित कर सकते हो, जैसे कौन कौन है, आपका कांच है, मोम है, ठीक है, और भी कई सारे पदार्थ हैं। इनमें से सबसे ज्यादा तो मोम ही यूज में लिया जाता है। आपका कांच हुआ, मोम हुआ, कुछ गैसें हुई, ये कुछ पदार्थ हैं जो बाह्य विद्युत होते तो कुचालक हैं, लेकिन अगर इन पर उचित या अधिकतम या एक निश्चित विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए तो ये चालकों की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। तो अब हमें परावैद्युत पदार्थ पढ़ना है, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास को आप आराम से देखिए, पढ़िए, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, कुछ क्वेश्चन आप अपने दिमाग से बनाइए, उनको सॉल्व कीजिए, नहीं हो तो आप उन्हें मुझ तक पहुंचा सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर से, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर पर नहीं पहुंचा सकते, मैं आपको बता दूं कि मेरा व्हाट्सएप नंबर 9929983942 है। आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने सारे क्वेश्चंस भेज सकते हो, मैं आपको उनके सॉल्यूशन पहुंचा दूंगा, अन्यथा आप कमेंट में भेज सकते हो। और आप अच्छी तरह से लॉकडाउन के समय का पूरी तरह से सही उपयोग करते हुए मेहनत करते रहे, क्योंकि ऐसा समय दोबारा नहीं आता जब आप हर चीज़ से फ्री हैं, ना तो स्कूल का लोड है फिलहाल, ना आप पर पढ़ाई का लोड है। आप लोग केवल इस समय का सदुपयोग कर सकते हो, आपकी पसंद है, आप इस समय को बिगाड़ना चाहते हो या कुछ बनाना चाहते हो। मैं चाहूँगा कि आप इस समय का सदुपयोग करके इस समय का कुछ उपयोग ले, अपने आप को कुछ बनाए, ताकि आप जब स्कूल पढ़ने जाएं तो वहाँ पर आप लोगों को ऐसा नहीं लगे कि हमने तो समय को वैसे ही कमा दिया। ठीक है बच्चों, तो आप सब लोगों के लिए धन्यवाद हमारी क्लासें इस तरह देखते रहने के लिए, और आगे भी देखते रहिए, बस मेहनत करते रहिए। आपका उज्जवल भविष्य ही हमारा अंतिम लक्ष्य है, ठीक है। लेकिन आप फिलहाल सुरक्षित रहें, घर पर रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।